आइए हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है उन ऑब्जेक्टिव को लेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि हम ज़्यादा इनमें कोशिश समझने वगैरह डिफाइन का नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है। बस क्वेश्चन को समझें, आंसर को याद करने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अलैंगिक जनन कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 1 है अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्यों में होता है। मतलब ये हुआ कि अलैंगिक जो जनन होगा इस जगत के किस सदस्यों में, किन मेंबर में होंगे? ऑप्शन है मोनेरा, प्लांटी, इनिमेलिया, उपरोक्त में सभी। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जो अलैंगिक जनन होती है, ये अलैंगिक जनन होती है, समझने में थोड़ा सा समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीक़ा से आप याद न करेंगे तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा याद कर लेंगे, लेकिन पता चला कि समझ नहीं पाए और कुछ ही देर में भूल जाएंगे। तो अलैंगिक जनन इस जगत में, किस जगत में? मोनेरा में, प्लांटी के जगत में, इनिमेलिया के जगत में, इनमें से किन किन के जगत में अलैंगिक जनन होता है? तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, मोनेरा के भी जगत में अलैंगिक होता है जनन, प्लांटी में भी अलैंगिक जनन होता है, इनिमेलिया में भी अलैंगिक जनन होता है। मतलब ये हुआ उपरोक्त सभी के अंदर में अलैंगिक जनन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है हमारा? डॉट डॉट एक जीवन प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2, डॉट डॉट एक जीवन प्रक्रिया है जो जीव के जीने के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु स्पीसीज के लिए आवश्यक है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जनन ही एक ऐसी जीवन की प्रक्रिया है जो जीव के जीने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन स्पीसीज के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। ये अस्तित्व से क्या समझे, कैसे इसको याद करेंगे? देखो, हमें जीने के लिए ज़रूरी नहीं है जनन करना, लेकिन अगर हम मानव है और हम जनन न करेंगे तो इस पृथ्वी पर से मानव की जाति, मतलब मानव का अस्तित्व, वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें जनन करना ज़रूरी होता है ताकि एक मानव की मृत्यु हो, उनके द्वारा जो बने हैं वो इस पृथ्वी पर रहे और फिर अपना अस्तित्व बनाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको आप समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है उसको समझें कि क्लोन्स वे जीव होते हैं। कौन? तो क्लोन्स, ये जो क्लोन्स है ये वे जीव होते हैं जिनमें ये बिल्कुल समान होता है। फिर से समझिए क्वेश्चन को कि क्लोन्स वे जीव होते हैं जिनमें ये का मतलब जीवन काल, फिजियोलॉजी, वृद्धि दर और आनुवंशिक रूप। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्लोन्स वे जीव होते हैं जिनके अंदर में आनुवंशिक रूप होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उनको समझिए। यदि एगेव की एक पत्ती की कोशिका में एक्स क्रोमोसोम है, फिर से समझिए कि एक पत्ती है, क्या है? एक पत्ती है। इस पत्ती के अंदर में कोशिका है और इस कोशिका के अंदर में कौन सा है? क्रोमोसोम गुणसूत्र एक्स है। ये पत्ती किसकी है? एगेव की।
ये याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी पत्ती दे दे और आप आंसर कर देंगे, नहीं। एगेव की पत्ती है, उनमें क्रोमोसोम एक्स है, तो इसके पत्रकंद की एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होंगी। तो याद रखेंगे, एगेव की पत्ती होगी, उस पत्ती में कोशिका जो एक्स क्रोमोसोम होगा, इसके जो पत्रकंद होंगे उनकी एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या के बारे में पूछता है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि एगेव के एक पत्ती की कोशिका में यदि एक्स क्रोमोसोम है तो इसके पत्रकंद की अंदर या पत्रकंद की एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या भी एक्स ही होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए क्या है, 5 को छोड़ देते हैं, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 क्या कहता है उनको समझिए। ये जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, कहते हैं पुष्पों की कृषि, कृषि मतलब खेती, तो फूलों की खेती, प्रजनन, क्रय विक्रय और व्यवस्था के विज्ञान को कहते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि पुष्प की खेती, पुष्प को प्रजनन मतलब पुष्प का निर्माण करना, पैदा करना, उसको क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। साफ लफ्जों में आप ये देखें कि फूलों का उपजाना, फूलों का खरीदना, फूलों का बेचना विज्ञान में क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे, फूलों के खरीदने को, बेचने को, उनको पैदा निर्माण करने को विज्ञान की भाषा में हम फ्लोरीकल्चर कहते हैं। फिर से देखेंगे, फ्लोरीकल्चर किसे कहते हैं? फूलों की खेती करना, फूलों का निर्माण पैदा करना या फूलों का खरीदना, फूलों का बेचना, ये विज्ञान की व्यवस्था में हम फ्लोरीकल्चर कहते हैं। याद रखेंगे, फ्लावर से फ्लोरीकल्चर, फ्लावर से फ्लोरीकल्चर। चलते हम क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 क्या कहता है आप उनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ये पौधे अपने जीवन काल में, ये पौधे कौन पौधे, तो जो नीचे यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है, इन चारों में से बात किया जा रहा है। ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प देते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का है सवाल। वह फल देते हैं और फल देने के बाद वो मर जाते हैं। ये हैं कौन? तो याद रखेंगे, ये मोनोकार्पिक पौधे, पॉलीकार्पिक पौधे, कायिक पौधे, प्रजनक पौधे, इनमें से कौन ऐसी पौधे हैं जो अपने पूरी जिंदगी में, मतलब के ऑल लाइफ में एक बार फूल देता है, पुष्प देता है। क्या देता है? पुष्प देता है और उसके बाद या ये फल देता है और उसके बाद इस पौधे की मृत्यु हो जाती है। फिर से समझेंगे इनको कि ऐसे कोई पौधे का नाम बताइए जो जीवन काल मतलब पूरी जिंदगी में एक बार पुष्प मतलब फूल व फल, फूल या फल, फूल व फल, तो फूल भी होंगे और उस फूल से फिर फल भी होंगे, वो देगा और फल देने के बाद वो मर जाएंगे। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे पौधे को हम मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं। फिर से समझेंगे कि मोनोकार्पिक पौधे वे पौधे कहलाते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरीका से न पूछ करके ऐसा पूछे कि मोनोकार्पिक पौधे कहलाते हैं, तो याद रखेंगे जो पुष्प दे और फल दे और उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसे पौधे को मोनोकार्पिक पौधे कहते हैं। अगला सवाल चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 8 पे। सर्टोली कोशिकाएं जिस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित रेगुलेट होती है उसे क्या कहते हैं? ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये आप वृष्ण वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं क्या ऑप्शन कहता है। तो क्या सवाल था कि सर्टोली कोशिकाएं जिस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित होती है मतलब कि कंट्रोल में रहती है उसे हम क्या कहते हैं? तो आइए इनके ऑप्शन को हम देखेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन इसका यहाँ होगा। LHS, FSH और GH और प्रोलैक्टिन। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये FSH जो होता है यही सर्टोली कोशिकाओं को रेगुलेट करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी कारण से मनुष्य के जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वसा या इन्फ्रेंसिया बंद हो जाए मतलब कि क्लोज हो जाती है तो गेमेट्स मतलब समझते हैं ना, एक होता है गेमेट और दूसरा होता है जाइगोट। तो यहाँ गेमेट की बात हो रही है। तो गेमेट्स का संवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह यहाँ से नहीं होगा। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है आपको समझने में, फिर से समझिए। यदि किसी कारण से मनुष्य के जनन तंत्र मतलब जिन सिस्टमों से जनन करता है उनकी वासा इन्फ्रेंस या बंद हो जाती है तो गैमीट्स का संवहन यहाँ से नहीं होगा। कहाँ से नहीं होगा? तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस जो होता है उनमें जाना बंद हो जाएगा। मतलब हुआ कि अगर वासा इन्फ्रेंसिया किसी कारण से मनुष्य में बंद हो जाते हैं तो उनके गेमेट्स का जो संवहन होता है वो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10th में क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10th हो गया आपका कि इम्यूनोसेंथेसिस तकनीक का उपयोग होता है। ये बिल्कुल ही आसान है, तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि इम्यूनिजोसेंथेसिस तकनीक है कि ये भ्रूण में किसी भी प्रकार की अगर आनुवंशिकता या आनुवंशिक असमानता को जानना है तो उनके लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं? तकनीक का यूज करते हैं, तो एमनिओसेंटेसिस तकनीक का यूज करते हैं। फिर से सुने कि एमनिओसेंटेसिस तकनीक का हम उपयोग किन चीज़ों में करते हैं? तो भ्रूण में किसी भी प्रकार की आनुवंशिक असमानता को जब जानना होगा तब जाकर के हम एमनिओसेंटेसिस तकनीक का उपयोग करेंगे। मतलब ये हुआ, ऑब्जेक्टिव को अगर इस तरीका से न पूछे तो ऐसा पूछा जाए कि भ्रूण में आनुवंशिक असमानताओं को जानने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो आप लिखेंगे एमनिओसेंटेसिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कहता है उनको समझिए। ये तो बिल्कुल आसान सा लगता है आपको। ये परिवार नियोजन का मतलब फैमिली प्लानिंग जो फंक्शन बना था, कार्यक्रम आरंभ हुआ था, कितना में हुआ था? तो ये तो आपको जिस चैप्टर में आप रिप्रोडक्टिव के बाद जो एक और क्वेश्चन जो आती है जिनमें कि हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, उन पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर में
ये सवाल रहता है और ये स्टार्टिंग टाइम का ही है। आप एक बार पॉपुलेशन कंट्रोल जनसंख्या नियंत्रण वाला जो चैप्टर है उस पर आप ध्यान देंगे, मुझे लगता है कि आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि 1951 में, कितना में, 1951 के अंदर में जो आपका फैमिली प्लानिंग बना था, जिसको हम प्लानिंग मतलब नियोजन बना था, वो कितना में बना था, तो 1950 ईस्वी के अंदर में फैमिली प्लानिंग मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। याद रखेंगे कितना में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो 1951 में हुआ था, सॉरी 1951 में हुआ था। ऑप्शन डी होगा, 11th का जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्या कहते हैं कि मेंडल द्वारा, किसके द्वारा, मेंडल के द्वारा। याद रखेंगे, आप 10 क्लास में भी पढ़े होंगे कि मेंडल ने मटर के पौधों में, मटर पे पौधों पर उपयोग करने का चयन किया। यहाँ पर सो नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर ये पूछा जाता है कि मेंडल द्वारा अनियमित मटर के पौधों में 7 जोड़ों के विपर्यासी विशेषकों में फूल, फली और बीज के विशेषकों की संख्या क्रमशः क्या थी। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम इनको ऊपर लिखी और लेकर के चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखो यहाँ पर कुछ नहीं पूछा है, ये क्रमवार पूछा है, सीरीज में पूछा है, सीरियल जिसको बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि मेंडल जी ने 2 का किया था, तो ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। फूल, फल, बीज 3 है, 3 का आप कोड लगा देंगे 2 2 2, तो सब हो गया। तो क्रमवार पूछता है, यहाँ ना कि यहाँ 2 दिया है, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ पर 1 दिया है, 2 दिया है। लेकिन याद रखेंगे कि जो मेंडल जी ने मटर के पौधे पे 7 जोड़ों का जो चयन किया था वो कितना में किया था, 2 के हिसाब से किया था। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी है मेंडल साहब के द्वारा कि इनमें कहते हैं मटर के पौधों में 7 विपरीत जोड़ों में, किसके, तो 7 विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा की बात किया जा रहा है, उल्टे जोड़ों में विपरीत रंग के विशेषक थे। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि मेंडल जी ने, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, कि मेंडल के द्वारा जो 7 विपरीत जोड़ों का जो चयन किया गया था उसकी संख्या क्या थी, या उनके विशेषक थे, रंग के क्या विशेषक थे। तो उसके अंदर में जो विपरीत जोड़ा था उनमें 3 विशेषक थे, रंग के 3 विशेषक थे। 14 चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में से कौन सी जोड़ी बेमेल है। तो अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, इससे पहले आप डीएनए आरएनए वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में पढ़े थे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये सब सारा चीज़ आप पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया है उसको क्या बोला है उसको समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेमेल है। बेमेल का मतलब जो मेल नहीं खाता हो, मतलब कि जिनके साथ जिनको नहीं रहना चाहिए वो यहाँ पर दे दिया गया है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा है, ओहो सॉरी 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 सॉरी, कि यहाँ पर वही आपसे पूछा जा रहा है कि किनके साथ किनकी जोड़ी है लेकिन वो बेमेल है। आइए हम इसको देखते हैं। तो देखो इसमें प्यूरिन के साथ एडेनिन और गुआनिन दिया है, इसके साथ प्यूरिन के साथ एडेनिन और गुआनिन दिया है। याद रखेंगे प्यूरिन में जो मेल लगेगा वो एडेनिन और गुआनिन का मेल लगेगा, इसलिए ये सीरीज सही है। पिरामिडिन्स में दिया है साइटोसिन और यूरोसिल, ये भी सही है। पिरामिडिन्स, साइटोसिन और यूरोसिल है। अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें, ये न्यूक्लियोफाइट नहीं है, न्यूक्लियोसाइट है। तो न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें, इनमें दिया है एडेनोसिन
और थायमिन। फिर से देखेंगे, प्यूरिन्स में एडेनिन, गुआनिन, पिरामिडिन, साइटोसिन, यूरोसिल, न्यूक्लियोसाइड, एडेनोसिन और थायमिन, ये सब अपने आप में पूरी तरीका से ठीक है, लेकिन डीएनए के अंदर में मूल जैव अणु ये बिल्कुल बेमेल है, गलत है, मेल नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर हमें बेमेल पूछा गया है, तो आप ऑप्शन डी इसका टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे लिए क्या बनने वाला है। तो देखो यहाँ से कहते हैं, एक सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी का, एक सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? क्या पृथ्वी पे ऑक्सीकारक थे? क्या पृथ्वी पर H2 के साथ ऑक्सीकारक था? क्या O2 की कमी की मात्रा के साथ अपचायक था? क्या O2 के रूप में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के साथ अपचायक थे? तो देखो माय डियर स्टूडेंट, कि जब सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार जब जीवन की उत्पत्ति के पहले की अगर हम अपने पृथ्वी की बात करें, जिस समय में सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति के पहले की जो बात है, तो यही पूछा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था, किसके सिद्धांत पर? तो सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि उस समय में ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के साथ अपचायक थे, इसलिए इसके साथ में ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के साथ अपचायक थे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा प्रयोग यह दर्शाता है कि सरलतम जीव अजैविक पदार्थों से स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकते हैं? अब देखिए इसमें क्या कहता है, इनको थोड़ा सा समझो, समझना क्या है उनको समझो। कहते हैं कि कौन सा प्रयोग यह दर्शाता है कि जो सरलतम जीव अजैविक पदार्थों से स्वतः मतलब खुद उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट, अगर मांस को गर्म करके बंद बर्तन में रखने पर वह खराब नहीं हुआ, इसको मांस को गर्म करके बंद बर्तन में रखने पर वह खराब नहीं हुआ, तो यह सरलतम जीव अजैविक पदार्थों से स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के मांस को गर्म करके बंद बर्तन में रखने पर वह खराब नहीं हुआ। ऐसा देखा गया किसके द्वारा? तो प्रयोग के द्वारा। तो कौन सा प्रयोग के द्वारा देखा गया कि मांस को गर्म करके बंद बर्तन में रख दिया लेकिन वह खराब नहीं हुआ? इस प्रयोग के द्वारा यह बताया गया कि सरलतम जीव जो है वह अजैविक पदार्थों से खुद उत्पन्न नहीं हो सकता है, ये कहने का मतलब है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऑब्जेक्टिव को सही से याद करेंगे ताकि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है, कल जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए, बहुत अच्छा जाए और अपने एग्ज़ाम के अंदर में आप बहुत अच्छा करके दिखाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्न में से कौन सी जोड़ी में, निम्न में से कौन सी जोड़ी में, नीचे जो दिया गया है इनके जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक, देखो यहाँ नोट करो दिमाग में कि नीचे 4 ऑप्शन आपको मिला है जिनमें कि दो दो का जोड़ा लगाया गया है। फिर से देख लो, 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है और ये जोड़ा में दिया गया है, इनकी जोड़ी इनके साथ, टाइफाइड की जोड़ी एड्स के साथ, निमोनिया की जोड़ी मलेरिया के साथ।
एड्स की जोड़ी कैंसर, कैंसर का मलेरिया, इस तरीका से लिखा गया। तो कहा यह गया है कि नीचे जो दिया गया है जोड़ी में एक संक्रामक बीमारी है और एक असंक्रामक बीमारी है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन संक्रामक बीमारी है और कौन असंक्रामक बीमारी होता है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, संक्रामक असंक्रामक, तो टाइफाइड और एड्स ये संक्रामक एक है, एक असंक्रामक है। अगर हम निमोनिया की बात करें तो ये भी एक संक्रामक बीमारी है और एक असंक्रामक बीमारी है। कैंसर की अगर बात करें तो ये भी एक संक्रामक बीमारी है इनमें, और एक मलेरिया क्या है यहाँ से असंक्रामक। मतलब ये हुआ कि असंक्रामक रोग है, संक्रामक और असंक्रामक रोग है। तो इनमें हमने देखा कि टाइफाइड, एड्स, निमोनिया, मलेरिया, कैंसर और मलेरिया, इनमें संक्रामक और असंक्रामक रोगों की जोड़ा नहीं है। लेकिन अगर हम एड्स की बात करें और किसकी बात करें, कैंसर की बात करें, तो इनमें एक संक्रामक है और एक असंक्रामक है। मतलब हुआ कि कैंसर एक प्रकार का असंक्रामक रोग है और एड्स जो है ये एड्स एक संक्रामक रोग है। शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक, नहीं समझे कि नीचे जोड़ी लगाया गया है जिनमें कि एक संक्रामक रोग होना चाहिए और एक असंक्रामक रोग होना चाहिए। तो देखो यहाँ से एड्स जो है, हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं एक बार ताकि समझाने में दिक्कत नहीं हो आपको। हाँ बता रहा हूँ, सारी बात मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। डिफाइन करने में थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा। देखो ये जो टाइफाइड है ना, ये एड्स है। एड्स जो है ना हमारा, ये संक्रामक बीमारी है। उसके बाद देखो ये जो कैंसर है ना, ये असंक्रामक बीमारी है। तो अब यहाँ पर क्रमशः जो हमको कहता है एक सीरीज में लिखने के लिए, सीरीज का मतलब है कि सीरियल नंबर में लिखने के लिए। तो पहला कहता है संक्रामक, तो कौन होना चाहिए, तो एड्स होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एड्स है। और दूसरा देखो असंक्रामक की बात कर रही है, तो असंक्रामक में हमारा कौन रोग है, कैंसर है, तो ये कैंसर है। तो इसके बगल में, ये एड्स के बगल में ना कैंसर होगा, तो इसलिए बी में जो है ना, एक हो गया संक्रामक और दूसरा हो गया असंक्रामक, इसलिए हो गया ये क्रम में। पहला कहता है संक्रामक का नाम लिखो और दूसरा कहता है असंक्रामक का नाम लिखो। संक्रामक रोग एड्स, असंक्रामक रोग कैंसर, तो ये दोनों एक जैसा हो गया, सीरीज में आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो एड्स जो है ये संक्रामक है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या पूछा गया है, संक्रामक पहले पूछा गया है, बाद में असंक्रामक पूछा गया है, जबकि यह संक्रामक नहीं है। हाँ पहले अगर एड्स रहता यहाँ पर तो ये संक्रामक हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा नीचे में देखिए यहाँ एड्स और कैंसर है, यहाँ देखिए कैंसर की बात किया है। तो कैंसर यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि कैंसर असंक्रामक है, लेकिन शुरू में कौन दिया है, तो कैंसर। तो कैंसर क्या हो गया, असंक्रामक। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले संक्रामक का नाम लिखो, इसलिए ये डी भी गलत हो गया। इसीलिए बच्चे डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा।
राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य जो है, आदमी जिसको आप समझते हैं, उनमें टाइफाइड ज्वर निम्न द्वारा होता है। मनुष्य में टाइफाइड, जिसको टाइफर ज्वर मतलब बुखार होता है, किसके द्वारा होता है? अरे भैया सब जानता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मनुष्य में टाइफर की बीमारी सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। जिन व्यक्ति को टाइफाइड की बीमारी मतलब बुखार है, वो बुखार टाइफाइड की किसके द्वारा आई, जिसके द्वारा आई उसका नाम तो पूछ रहा है ना। तो याद रखेंगे कि सल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफर की बुखार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर में। 20 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नस्ल। नस्ल नस्ल शब्द की, किसकी? नस्ल शब्द से तात्पर्य है, मतलब ये है कि जो नस्ल होता है इसका अर्थ क्या हुआ, यही तात्पर्य पूछा है, मतलब पूछा है कि मतलब क्या होगा। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट, नस्ल शब्द से तात्पर्य है कि पशुओं का ऐसा समूह जो पूर्वजों से संबंधित और अधिकांश लक्षणों के समान होता है। फिर से देखो, पशुओं का ऐसा समूह, पशुओं का ऐसा समूह जो पूर्वजों से संबंधित, जो पूर्वज लोग हमारे थे उससे जुड़ी हुई पशुओं का ऐसा समूह होना चाहिए जो पूर्वज से संबंधित हो और उनके अंदर में अधिकांश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण समान पाया जाता हो। तो जो हमारे पूर्वज लोग जो पशुओं के समूहों को रखते थे, पालते थे, वैसे समूह के लक्षण जिन पशुओं में ज़्यादातर देखा जाए उनको हम अलग अलग प्रकार के नस्ल के नाम से जानते थे। इस पशुओं के अंदर में अलग अलग प्रकार के नस्ल होते हैं। जैसे आप देखे थे कुक्कुट फार्म और दुग्ध उत्पादन में गाय की बात करते हैं, तो गाय की जो नस्ल होती है जिनके अंदर में बहुत सारी लक्षण पाई जाती हो और वो हमारे पूर्वजों से आता हो, उनको वो पालते होंगे। जिन चीज़ों को हम देख करके उनके अंदर में समझते हैं वही उसकी नस्ल कहलाती है। जिस नस्ल के पशु होंगे उस तरीका का वो हमें लाभ भी देंगे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब हुआ कि पशुओं का ऐसा समूह जो पूर्वजों से संबंधित हो, पूर्वज लोगों से जुड़ा हो और ऐसे पशुओं का समूह होना चाहिए जिनके अंदर में बहुत ज्यादा सिम्टम्स, लक्षण पाए जाते हो। ये हमें नस्ल का मतलब समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आगे हम देखेंगे। 21 का, निम्न में से कौन बर्ड फ्लू वायरस है? जिस तरीका से अभी आपने कोरोना को देखा उसी तरीका से ये बर्ड फ्लू वायरस है। तो याद रखेंगे यहाँ पर कुछ नाम दिया गया है जो कि हमसे पूछा जाता है कि इनमें से बर्ड फ्लू वायरस कौन सा है, तो उसका कोड दिया गया था।
तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, बर्ड फ्लू वायरस का जो कोड था वो H5N1 था, इसलिए 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 22 पे। 22 क्या कहता है उनको समझने की कोशिश की। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कौन सा जीव? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं मृदा में, उष्मीय द्वार में, प्रदूषित जल में या उपरोक्त सभी में। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट कि उष्मीय द्वार में भी सूक्ष्म जीव का मतलब होता है छोटे छोटे जीव, उष्मीय द्वार में भी पाए जाते हैं। मृदा का मतलब मिट्टी में भी पाए जाते हैं, और जो बेकार खराब प्रदूषित जल जो हो जाते हैं उनमें भी छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, इसलिए इन सभी में पाए जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 पे। 23 कहता है कि निम्न में से 23 कहता है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एक निम्न में से कौन सूक्ष्म जीव एक प्रोटेनेशियस संक्रामक कारक है। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि प्रियॉन्स जो होता है, ये नाम है प्रियॉन्स, ये सूक्ष्म जीव है, एक छोटा जीव है, लेकिन ये प्रोटीनेशियस संक्रामक पैदा करता है। तो प्रोटीनेशियस संक्रामक कौन पैदा करता है? प्रियॉन्स करता है। तो याद रखेंगे जब भी प्रोटीनेशियस रहेगा तो यहाँ से प में प्र, ये तो प्री ऐसा याद करके रखेंगे। दोनों का देखिए, इसमें भी र लगा है, इसमें भी र लगा है। एक यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 24। प्रथम पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए निम्न में से किस बैक्टीरिया से अलग प्लाज्मिड का उपयोग किया गया था? तो याद रखेंगे कि ये साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के द्वारा प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से अलग किया गया था। किसके लिए? डीएनए के निर्माण के लिए। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आइए हम देखते हैं 25। वेयर इज माय 25 नंबर क्वेश्चन? 1 सेकेंड, धैर्य रखो, कर रहा हूं। 25 क्या कहता है उनको देखिए कि आणविक कैंची शब्द से अभिप्राय का मतलब फिर यहाँ समझेंगे मतलब। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि आणविक जो कैंची होती है, इसका कैंची से ही आप समझ जाते होंगे कि किसी भी चीज में रुकावट डालना कैंची से, तो जिसमें बंधन या बंद लगा हो उसको आप टिक करेंगे। तो इसमें बंधन या बंद नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बंद या बंधन है, इसलिए ये आणविक कैंची का मतलब हुआ प्रतिबंधन एंजाइम्स। इसका नाम ही देखा गया है प्रतिबंधन एंजाइम। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 पे। 26 क्या कहता है उनको समझने की कोशिश कीजिए। बीटी जीव विष जीन को बैक्टीरिया से क्लोन किया गया तथा पौधों में अभिव्यक्त करवाया गया, जो कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। इनके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के पौधों के उदाहरण है। याद रखो माय डियर स्टूडेंट के कहता क्या है कि बीटी जीव 20 जीन को बैक्टीरिया से क्लोन किया गया, बैक्टीरिया से 20 जीन को बैक्टीरिया से क्लोन किया गया तथा पौधों में अभिव्यक्त करवाया गया, डाला गया, जो कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है।
कीटों को उसके अंदर में आने से, पौधों के अंदर में आने से रुकावट डालता हो। इसके लिए जब कीटों को पौधों के अंदर में आने से कोई चीज रोक रहा है, तो क्या उनके अंदर में कीटनाशकों की आवश्यकता होगी? मतलब कि कीटों को नाश करने की कोई आवश्यकता या कीटों को नाश करने की कोई दवा उसमें देने की ज़रूरत होगी। जब कीट रहेंगे और कीट उसके अंदर में प्रवेश कर सकते हैं, तब हम कीटनाशकों की हम आवश्यकता हमें ज़रूरी पड़ेगी। लेकिन जब उसके अंदर में ही कीटों को रोकने का पावर, रोकने का क्षमता अगर उत्पन्न हो गया है, हमें किसी भी प्रकार की कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होगी। तो याद रखेंगे, ऐसे पौधों का नाम आपसे पूछता है कि जिनके अंदर में कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने की गुण या खूबी या पावर या क्षमता या ताकत हो। तो याद रखेंगे, कपास और मक्का में भी ये पावर है, चावल और आलू में भी ये पावर है, और टमाटर और सोयाबीन के अंदर में भी ये पावर है। तो मतलब ये हुआ कि सभी में है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। फिर से देखो, कपास, मक्का, चावल, आलू, दाल चावल मत करना, टमाटर, सोयाबीन, कपास, मक्का, चावल, आलू, कपास, मक्का, चावल, आलू, टमाटर, सोयाबीन, इन सभी के अंदर में इस प्रकार की गुण है। इन्हें कीटनाशकों की कोई ज़रूरत या आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होगी। कब? जब BT20 जीन को बैक्टीरिया से हम क्लोन कर देंगे और उन्हें पौधों के अंदर में हम जब डाल देंगे तब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना पे चलेंगे? 27 पे। ये इसमें 35 ही है, 35 ही है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि निम्न में से कौन से कथन GM फसलों से होने वाली हानियों के संबंध में गलत है? याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये GM जो है, ये GM क्या है? एक नस्ल है, फसल की एक नस्ल है। अब कहता है कि इनमें कौन ऐसी हानियां है GM फसलों से, कौन ऐसी हानियां है जो नीचे में जो दिया गया है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, वो एक दूसरे से सही नहीं है या वो गलत है। ये गलत पूछता है, में गलत है, हानियों के संबंध में गलत है। जैसे में देखिए कि GM जो फसल होती है, GM जो फसल होती है, फसल उसको देखिए, GM फसलें मानव स्वास्थ्य को एलर्जिक क्रिया द्वारा प्रवाहित करती है। हाँ, व्यावसायिक फसलों में पार्जिन देसी प्रजातियों को संकटग्रस्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में हमने ऊपर पढ़ा, BT20 जीन प्राग में अभिव्यक्त होकर पॉलिनेटर्स जैसे में कि हम बात करेंगे मधुमक्खियों के लिए संकट उत्पन्न कर देता है। GM फसलों का उत्पादन प्राकृतिक वातावरण को हानि पहुंचाता है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है। चलते हम डी ऑप्शन पे। तो क्या जो अभी हम पढ़े हैं, ये सभी हानियां सही है या गलत है? तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ऊपर से जितना भी चीज अभी हमने पढ़ा है कि क्या उनमें हानि होने वाला है या नहीं है, वो सभी क्या है? गलत है। एक ऑप्शन शायद छूट गया था आपका, GM फसलों का उत्पादन प्राकृतिक वातावरण को हानि पहुंचाता है। तो याद रखेंगे कि अगर हम GM फसल उपजाना शुरू कर देंगे, तो क्या हमारे वातावरण को हानि पहुंचाएगा? यह हमेशा महंगा होता है। तो याद रखेंगे कि न ये हमारे प्राकृतिक वातावरण को हानि पहुंचाएगा और न ही GM फसल जब हम उपजाएंगे तो ये महंगा होगा। इसलिए सभी आंसर जो है इनके गलत है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
28 पे। 28 को छोड़ेंगे, 29 पर चलेंगे। कहते हैं किसी स्थान पर उपस्थित अनेक पादप एवं जंतु जातियां निर्माण करती है। किसी स्थान पर उपस्थित अनेक पादप एवं जंतु जातियां निर्माण करती है। मान लो कि कोई स्थान, ये एक स्थान है, इनमें पादप भी है और क्या है, जंतु भी। आप दिमाग लगाओ, जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, किस जाति का निर्माण करेगी? जल्दी बोलो। वंश का, समष्टि का, जीमोव का, समुदाय का। याद करो, देखो यहाँ अगर पादप पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधा ही पैदा करेगा, बहुत सारे पेड़ पौधे को वो पौधे करेंगे, जिस जाति का रहेगा उस जाति का करेगा, इसलिए एक ग्रुप बना लेगा। जंतु होगा, जानवर जहाँ होंगे, मानव होंगे, वहाँ पर अपने जैसा ढेर सारे पैदा करेंगे, मतलब कि वो एक तरह का ग्रुप कर लेगा। ग्रुप का मतलब वो एक समुदाय बनाएगा। क्या बनाएगा? समुदाय बनाएगा। तो जहाँ पर बहुत सारे जंतु रहेंगे वहाँ पर एक जाति का निर्माण करके वो समुदाय बनाएगा, एक जाति का निर्माण करेगा। जहाँ पर पेड़ पौधे पादप होंगे वहाँ पर भी वो अपने एक समुदाय का निर्माण करेगा। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। हम खुद तेजी से कर रहे हैं, लेकिन तेजी से करने से क्या होगा, जल्दी में आपका ऑब्जेक्टिव तो हल हो जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, थोड़ा देर में भूल जाएंगे। चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। परितंत्र, परितंत्र लिखा, परितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? 31 का राइट आंसर याद रखेंगे कि जो ये ओडम है, याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, जो टेंसले थे, टेंसले ने परितंत्र शब्द का क्या दिया था? परितंत्र शब्द का नाम दिया था। किसने? तो टेस्ले ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसने दिया था? टेस्ले ने दिया था। क्या नाम दिया था? परितंत्र शब्द का नाम दिया था। आगे चलते 32 नंबर पे चलते। 32 नंबर क्या कहता है उसको समझ, थोड़ा सा आजा आजा। 32 में दिक्कत है, 33 में चलिए, पीडीएफ थोड़ा बड़ा है। कहते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो। पिछले 500 सालों में डोडो, पैसेंजर पिजन और स्टेलार्स विलुप्त होने का कारण बताइए। कई सौ साल पहले बात किया गया? 500। क्या सब विलुप्त? विलुप्त मतलब गायब हो गया। तो डोडो, पैसेंजर पिजन, स्टेलार्स, ये सब गायब हो गए। क्यों? कारण बताइए, सोचिए, देखिए, अच्छा से देखिए। हाँ, ऐसा देखो, देखो यहाँ से, कई सौ साल पहले? 500 साल पहले। कौन कौन गायब हुआ? तो डोडो गायब हो गया। और कौन? पैसेंजर पिजन गायब हो गया, ये जाति का नाम है। स्टेलर्स गायब हो गया, वो गायब मतलब विलुप्त हो गया। क्यों हुआ? याद रखेंगे, अतिदोहन के कारण। किसके कारण? अतिदोहन के कारण। अतिदोहन के कारण 500 सालों में डोडो गायब हो गया, पैसेंजर पिजन गायब हो गया, स्टेलर्स गायब हो गया। याद रखेंगे, अतिदोहन। क्या रखेंगे? अतिदोहन, अतिदोहन, अतिदोहन के कारण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्या कहता है उनको समझिए। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक जो प्रदूषक नहीं है, यहाँ प्रदूषक पूछा नहीं है, प्रदूषक हैं ऐसा नहीं पूछा है, पूछा है कि नहीं है। तो कौन नहीं है? तो पारा नहीं है। चलिए चलते हैं 35, लास्ट क्वेश्चन है ये 35। मुझे लगता है इस पीडीएफ का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो कहते हैं क्या, उसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? सही है ये बताइए। तो देखो कैसे बताएगा कि सही है, तो पहले पढ़ लो ना, तब समझ में आएगा कि सही है कि गलत है। थोड़ा हम छोटा करते हैं, तो लो भैया पढ़ लो कि प्राथमिक प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषकों की अपेक्षा अधिक हानिकारक होती है। फिर से देखो, प्राथमिक प्रदूषक
द्वितीयक प्रदूषकों की मुताबिक अधिक हानिकारक होती है? अगर सही है तो हाँ और नहीं है तो ना। सही है तो हाँ और नहीं है तो ना। तो याद रखो, हाँ अधिक हानिकारक होता है। होता है? नहीं होता है, तो लिखेंगे नहीं। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक समान रूप से हानिकारक होते हैं? बिल्कुल नहीं। डीडीटी एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो नहीं। तो क्या है? द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते हैं। याद रखो, सेकेंड जो पोल्यूशन, सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकेंड जो होता है ये फर्स्ट वाले से, फर्स्ट जो प्रदूषक है, प्राथमिक जो प्राइमरी प्रदूषक जिसको बोलते हैं, प्राइमरी प्रदूषक से द्वितीयक प्रदूषक जो है अधिक हानिकारक होता है। लेकिन ऊपर नंबर में क्या दिया गया था कि प्राथमिक प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक की अपेक्षा, मतलब के जो सेकेंडरी जो प्रदूषक है उनकी अपेक्षा में क्या प्राइमरी अधिक हानिकारक है? और यहाँ पर दिया है द्वितीयक प्रदूषक के अपेक्षा प्राथमिक प्रदूषक की अपेक्षा अधिक हानिकारक है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि प्राथमिक प्रदूषक की अपेक्षा जो द्वितीयक प्रदूषक होती है वो अधिक हानिकारक होती है। मतलब कि पहला प्रदूषक से दूसरा जो प्रदूषक होता है वो हानिकारक ज़्यादा होता है, पहला वाला कम होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे कि दूसरा वाला ज़्यादा होगा पहला वाला से। अगर पूछेंगे कम तो कहेंगे कि पहला वाला दूसरा वाला से कम है प्राथमिक वाला। तो ये दोनों आप याद करके रखेंगे। इस तरीक़ा से हमने 35 क्वेश्चन को देखा है और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपको ज़रूरत पड़ने पर नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है थोड़ी देर के अंदर में, जो आपके लिए VVI होगी, वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी पूरी तरीक़ा से करें, अच्छी तरीक़ा से करें, सीधा पढ़ते जाएंगे निकलते जाएंगे, इस तरीक़ा से न करेंगे। आप ऑब्जेक्टिव को इस तरीक़ा से पढ़ें, एक शब्दों की ताल्लुकात, एक शब्दों का रिलेशन दूसरे शब्दों से जोड़ें, फिर उन दोनों के रिलेशन को आप समझें, वो ऑब्जेक्टिव आप नहीं भूलेंगे। ऐसे जो बहुत ज़्यादा स्पीड में आप पढ़ते हैं ये थोड़ी देर ऑब्जेक्टिव आपको याद रहेंगे, उनके बाद आप उन्हें भूल जाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव करते समय आप शब्दों को, उनके रिलेशन को, संबंधों को ही देख लो, दोबारा याद करने की ऑब्जेक्टिव ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, गुड नाइट।